गायत्री कॉलेज सांचो के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का हम अध्ययन करते रहे, जिसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जिसकी हमने पिछली कक्षा में शुरुआत की थी, आज इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, एक बार दोहरान करते हैं। मार्क्स का ये मानना था कि जो इतिहासकार कहते हैं कि आज तक का जो इतिहास है वो कोई महान या कुछ विशेष व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है। मार्क्स इस बात का पूरा खंडन करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, इतिहास की जो भी सामग्री में अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का ही परिणाम है। ध्यान से सुनना ये टॉपिक कि जो आर्थिक अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हीं का परिणाम है और कुछ नहीं। आप देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान करना आवश्यक समझते हैं। ठीक है, अगर आर्थिक ढांचे का ज्ञान करेंगे तो ही हम राजनीतिक संगठन, उसकी न्याय व्यवस्था के और भी जो भी उसके आयाम है उसका अच्छे ढंग से अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मानवीय क्रियाएं, नैतिकता, धर्म, राष्ट्रीयता से इनसे कुछ नहीं, सबसे पहले हमें किसकी ज्ञान प्राप्त करना होता है? आर्थिक तत्वों का। इसलिए मार्क्स ने क्या किया है कि अपना जो ये सिद्धांत दिया है, इसमें आर्थिक व्याख्या के आधार पर मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। 6 अवस्था कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा है। आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, सर्वहारा का अधिनायकत्व और साम्यवादी अवस्था। ये 6 प्रकार की अवस्था बताई है। अब एक आपको ध्यान ये रखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यानी 4 अवस्था ऑलरेडी आ चुकी है, 2 अवस्था आने वाली है, ऐसा मार्क्स कहते थे। तो देखिए क्या कहते हैं कि जो आदिम साम्यवादी अवस्था थी, इस अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सीधे थे, सादे थे। पत्थर के औजार थे, धनुष बाण उनके उत्पादन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। लोग शिकार करते, मछली मारते और वनों से कंदमूल एकत्रित करके खाना खा के सो जाते थे, यही उनका व्यवसाय था। ठीक है, पर भोजन को प्राप्त करने के लिए तथा वन्य जीवों से अपनी रक्षा करने के लिए क्या थे कि वो सब सामूहिक रूप से रहते थे। इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ में रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करती थी। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं करता था कि ये मेरा है या तेरा है, तेरी मेरी की भावना बिल्कुल नहीं थी। और न किसी प्रकार न किसी लोगों के पास न निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा थी, न परिवार था। सब समान थे, सब सबके थे। ठीक है, तो कोई किसी का न शोषण करता है, न किसी प्रकार अत्याचार होते हैं, सब अपने अपने मस्त रहते हैं। ये कहलाती है आदिम साम्यवादी अवस्था। ठीक है, पर फिर धीरे धीरे भौतिक जलवायु परिवर्तन हुए, भौतिक परिस्थितियों में बदलाव आया और जो कुछ नवीनतम आविष्कार हुए, उन्नति की ओर बढ़े। तो आप देखते हैं कि कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। किसका? कृषि और पशुपालन का। इससे समाज में फिर धीरे धीरे निजी संपत्ति का उदय हुआ, श्रम विभाजन पैदा हो गया और जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो गए, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उससे बलपूर्वक काम कराने लगे। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिम समाज की जो स्वतंत्रता और समानता है वो बिल्कुल समाप्त हो गई। समाज में स्वामी और दास नाम से 2 वर्ग विभाजित हो गए और शोषण आरंभ हो गया। स्वामी ने दास का शोषण करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो साधन संपत्ति, शक्ति संपत्ति और जो निर्धन, जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनको दास बनाकर अपने पास रख दिया। तो स्वामी के द्वारा दास का शोषण हो रहा है। 2 वर्ग पैदा हुए, ये चीज ये कहलाती है दास अवस्था। तीसरी है सामंतवादी अवस्था। अब देखिए, इस अवस्था में वो कहते हैं कि उत्पादन के साधनों की उन्नति और भी हुई, क्योंकि देखो समय परिवर्तनशील है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हर परिस्थिति में बदलाव आता है। तो कहते हैं कि उत्पादन के साधनों में उन्नति हुई, लोहे के हल, करगे, कृषि, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योग ऐसे विकसित हुए, विकास हुआ। इन कार्यों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हुई, तो कहाँ से लाएं?
तो फिर उन्होंने क्या किया, जो अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करे, अतः दास व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने क्या किया, इस सामंतवादी अवस्था को लागू कर दिया गया, ये अवस्था आ गई। ठीक है, अब इस सामंतवादी अवस्था में आने के बाद इस अवस्था में, ये व्यवस्था में सामंत है वो समस्त भूमि आदि उत्पादन साधनों के स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्त कार्यों के लिए कार्य किसान और श्रमिक करते थे। इस अवस्था में भी ये जो सामंत हैं वो भी इन मजदूरों कहें या फिर इनको श्रमिक कहें, इनका ज़बरदस्त तरीके से शोषण कर रहे हैं। ध्यान रखना, दास से थोड़ी स्थिति बेहतर श्रमिक की है, लेकिन शोषण पूरी तरह से विद्यमान है। दास को तो कुछ भी नहीं दिया जाता था, बस जिंदा रहने के लिए उसको भोजन दिया जाता था, उनको वेतन, पैसा, उसका परिवार कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तो श्रमिकों को कुछ न्यूनतम वेतन देकर भी स्थिति ऐसे कैसी है, शोषण नहीं मिटा है, लेकिन स्थिति पहले की तुलना में थोड़ी सी स्थिति बदलाव आया। अब देखिए चौथी अवस्था है वो पूंजीवादी अवस्था। मैंने आपको बताया था कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, नई नई मार्केट की जरूरत होती है, उत्पादन व्यापक पैमाने पर पैदा हुआ है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन हुआ। तो इस अवस्था में क्या किया गया, जो सामंती थे वही पूंजीवाद की और पूंजीपति में बदल गए। तो पूंजीपति ने क्या किया कि उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उनके स्वामी होते थे, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता था, वो तो पूंजीपति कर नहीं सकते थे। तब इससे क्या करें, उन्होंने उत्पादन के साधनों को बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, किंतु श्रमिकों के उत्पादन न होने के कारण ये पूंजीपतियों का भयंकर शोषण के शिकार होने लगे। कौन? मजदूर अर्थात श्रमिक। फिर इस शोषण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दो वर्ग पैदा हो गए, एक बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा। मैंने आपको कहा था कि बुर्जुआ का अर्थ होता है अमीर और सर्वहारा का होता है सामान्य मजदूर गरीब। इनके मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देती है। कहने के तात्पर्य, पूंजीपति अर्थात अमीर व्यक्ति मजदूरों का शोषण करना भयंकर तरीके से करता है। अब इनका देखो, दास अवस्था से देखिए, सामंती अवस्था से देखिए और पूंजीवादी अवस्था से देखिए, भयंकर तरीके से शोषण के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, जबरदस्त तरीके से शोषण हो रहा है। और पूंजीपति ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ, कम से कम उसको वेतन दूँ, मजदूरी दूँ। ठीक है, वो और मजदूर क्या चाहता है कि मैं इतना काम करता हूँ तो मुझे काम के एवज में मुझे मजदूरी तो मिलनी चाहिए, लेकिन मजदूरी मिलती कम। तो इसलिए मजदूर और मालिक दोनों के मध्य विपरीत हितों के कारण संघर्ष पैदा होता है और ज़बरदस्त संघर्ष पैदा होता है। और आप समझते हैं कि जब जो अमीर लोग हैं, जो बुर्जुआ लोग हैं, वो है संख्या में कम और मजदूरों की संख्या है ज़्यादा। और मजदूर जहाँ के भी हो, किसी भी देश के हो, मजदूरों का तो शोषण के सिवा कुछ नहीं हो सकता। हर देश में मजदूरों का शोषण ही होता है। इसलिए फिर कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि ये चार अवस्था तो बिल्कुल आ चुकी हैं, लेकिन पांचवी आने के कगार पे खड़ी है, वो है श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व या सर्वहारा का अधिनायकत्व। मतलब क्या होगा कि जो मैंने आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आपको स्पष्ट किया था कि वाद प्रतिवाद संवाद की जो कड़ी है, उसके फलस्वरूप जो क्रियाएं होती है, क्रिया प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप विकास की जो पांचवी अवस्था है, जिसमें कहते हैं अपन श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व, वो आती है। वो कैसे आती है कि जब श्रमिक लोग एक साथ खूनी क्रांति के फलस्वरूप इन अमीरों का नाश कर देते हैं, इन बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर देते हैं और इनके पास जो भी उत्पादन की समस्त शक्तियां हैं, समस्त साधन हैं, उस पर पूरा मजदूरों का अधिकार हो जाता है और पूंजीवाद का अंत करके श्रमिक वर्ग अपना अधिनायकत्व स्थापित करता है। इसलिए मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ठीक है, खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। इसलिए मजदूरों का कोई देश नहीं है, सब एक हो जाओ और इन पूंजीपतियों, इन बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ आंदोलन, मतलब खूनी क्रांति, संघर्ष करके आप अपना पूरा अधिनायकत्व स्थापित करो। अब यहाँ पर अधिनायकत्व स्थापित करने की बात करते हैं। क्यों कहते हैं अधिनायकत्व? ये कहते हैं कि अधिनायकत्व हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ समय लेके रहेगा, क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए सर्वोच्च शक्ति अपने पास रखनी होगी, नहीं तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। और फिर जो पूंजीवादी तत्व हैं उनका विनाश करने के लिए ये अवस्था, मतलब ये जरूरी है अधिनायकत्व। और जब ये समाप्त हो जाएगा, मतलब ये जो भी ये पूंजीवादी तत्व, तो फिर जो मानवीय इतिहास की जो अंतिम अवस्था है, जिसको कहा है मार्क्स ने साम्यवादी अवस्था, कि साम्यवादी अवस्था आएगी, वो कैसी होगी? वो उसी प्रकार की होगी जो आदिम साम्यवाद में, जहाँ न किसी प्रकार का शोषण है और न राज्य है, न वर्ग है, अमीर गरीब कुछ भी नहीं, सब एक समान है और न किसी पर कोई किसी का शोषण करता है,
तो कह सकते हैं कि राज्य विहीन, वर्ग विहीन और शोषण विहीन जो अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी? साम्यवादी अवस्था। इसके उन्होंने लक्षण बताए हैं कि ये जो समाज होगा वो राज्य विहीन, वर्ग विहीन होगा। इसमें केवल एक वर्ग, श्रमिकों का वर्ग होगा। राज्य एक वर्गीय संस्था होगी, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। कोई अपने पास निजी संपत्ति नहीं रखेगा। जो भी होगा वो सबका सामूहिक होगा, जो आदिम साम्यवाद में हुआ करता था। तो इस प्रकार की अवस्था लाने की वो बात करते हैं, तभी इस संसार से शोषण मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या उन्होंने 6 अवस्थाओं के आधार पर की, जिसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के तौर पे अपन समझते हैं कि ये कहते हैं कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन ईश्वर की इच्छा या संयोग से न होकर सामाजिक विकास के निश्चित नियम है। ये कहते हैं कि जो भी हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते हैं, जो भी बदलाव आते हैं, जो भी परिस्थितियाँ बदलती हैं, ये कोई ईश्वर की इच्छा नहीं है या कोई ऐसा कुछ संयोग से नहीं होता है, बल्कि सामाजिक विकास की कड़ी में ये सब होता रहता है। इसलिए आप समझ लो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्क्स का ईश्वर में, धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं है। मार्क्स तो कहता था कि धर्म तो एक प्रकार का अफीम है, नशा है और कुछ नहीं है। इसलिए वो इस ईश्वर के अस्तित्व को तो बिल्कुल नकारता है। वो लोग जो कुछ भी है सब भौतिक घटना है, भौतिक दुनिया है। इस जो कुछ होता है वो यही होता है, पारलौकिक दुनिया है ही नहीं। तो आप कहोगे नहीं, जो भी काम होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, हरी इच्छा। ऐसे कुछ भी नहीं हो, हरी इच्छा जो भी है वो सहयोग में जाए, कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन को जो कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा या सहयोग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामाजिक विकास के कुछ निश्चित नियम हैं, उसी के फलस्वरूप सब कुछ होता है। सेकंड, उन्होंने अपनी निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिससे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य कि हर युग की जो भी सामाजिक अवस्था है, समस्त सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होगा जिससे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होगा। आप देखते हैं किसी भी अवस्था में देखिए, उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है, किसका स्वामित्व है? उसी का, जिसके पास इसका ताकत है। समस्त सामाजिक अवस्था उत्पादन की स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। इसलिए आप न्यायिक या फिर नैतिक या फिर राजनीतिक ऐसे बीच में अड़ंगे लाओ, ये बिल्कुल सही नहीं है। वो कहते हैं कि सामाजिक अवस्था उत्पादन की स्थिति और उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है, अर्थात आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है और प्रमुख है, इसको अपन नकार नहीं सकते। फिर उन्होंने चौथी बात ये निष्कर्ष निकाला है कि वर्ग संघर्ष मानव इतिहास की कुंजी है। दास युग से लेकर श्रमिक वर्ग के अधिनायक तक वर्ग संघर्ष सामाजिक व्यवस्थाओं में वो परिवर्तित करने का कार्य किया है। कहते हैं कि आज तक के जो भी इतिहास है उसमें वर्ग संघर्ष प्रमुखता के तौर पर दिखाई देता है। वर्ग संघर्ष प्रमुख है। आप देखते हैं कि दास युग में भी आप समझते हैं कि मालिक और दास, सामंत अवस्था में भी वही मालिक और श्रमिक, और पूंजीवाद में भी बुर्जुआ और सर्वहारा, मतलब सब जगह देखते हैं कि इसी प्रकार का पूरा वर्ग संघर्ष दिखाई देता है। 2 वर्ग दिखाई देते हैं। लेकिन श्रमिक वर्ग के जब अधिनायक तत्व स्थापित हो जाता है तो फिर वर्ग संघर्ष एक प्रकार से यूँ कहें कि सामाजिक यही है जो सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इस बात को भी स्पष्ट करना जरूरी है। अंतिम बात बताते हैं कि मार्क्स अपने इतिहास की आर्थिक अवस्था के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद का आगमन की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। ये कहते हैं कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था अवश्य आई है तो मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि अब पूंजीवाद का अंत होगा और सर्वहारा का अधिनायकत्व आएगा, उसके बाद साम्यवाद आएगा। ऐसा उसका पूरा आगमन की पूरी उसकी संभावना व्यक्त करता है और पूरे तर्कों के साथ स्पष्ट करता है कि ये अवस्था जरूर आगमन की ओर अग्रसर होगी। तो ये इस इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर ये सब बातें स्पष्ट करना चाहते हैं मार्क्स। ठीक है, अब अंतिम तौर पर हम समझते हैं, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अंतिम में देखते हैं आलोचना कि इस इतिहास के आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नीतिवाद की जो आलोचना है, अलग अलग विचारकों ने जो की हैं, उस पर क्या क्या बात बताइए वो हम समझते हैं। देखिए, पहले आलोचना ये की जाती है कि मार्क्स ने आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने आर्थिक तत्वों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। उनको लगता है कि बस आर्थिक तत्व के अलावा किसी प्रकार के तत्व का कोई योगदान ही नहीं है।
इतना भारी भरकम बढ़ा चढ़ा के आडंबर युद्ध और अनावश्यक बल देकर इस प्रकार से प्रतिपादित किया है जैसे सब कुछ आर्थिक तत्व हो, जबकि राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, न्यायिक ढांचे उनका तो कोई उल्लेख ही नहीं करते। अरे दुनिया में जो भी घटनाक्रम होता है किसी एक तत्व का नहीं है, उसके सहायक अन्य तत्व भी होते हैं, उनका तो कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। केवल आर्थिक ये एक ही पक्ष को लेकर या एक पक्ष या एकांगी दृष्टिकोण से देखना किसी भी सिद्धांत में अपन पूर्णतः सहमति नहीं जता सकते। इसलिए पहली आलोचना ये की जाती है कि मार्क्स ने केवल आर्थिक तत्वों को ही ढिंढोरा पीटा है, अन्य की कोई बात नहीं करते। दूसरी बात, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं है। अब आपने पूरी तरह से अवस्था बता दी कि आदिम साम्यवादी अवस्था है, दास अवस्था है, सामंतवादी अवस्था है, पूंजीवादी अवस्था है, फिर सर्वहारा का अधिनायक तत्व होगा और साम्यवादी अवस्था होगा। सब कुछ आर्थिक आधार पर हो गया। सब कुछ इतिहास में घटना घटित होती है आर्थिक तत्व के आधार पर होती है और किसी प्रकार का कोई होता ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इतिहास मार्क्स ने थोड़ी पढ़ा, इतिहास की व्याख्या तो काफ़ी लोगों ने इसके संबंध में बात की है, इसलिए इसको भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाना ये संभव भी नहीं है कि आर्थिक आधार पर सब कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं, ऐसा नहीं होता। हर जगह केवल आर्थिक तत्व को ही प्रमुखता देना उपयुक्त नहीं बैठता है। तीसरी बात बताई है कि इतिहास के निर्धारण में सहयोग तत्व की उपेक्षा। कई बार इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं जो सहयोग वंश होती है और सहयोग को उन्होंने उपेक्षा की है, इसलिए सहयोग तत्व की उपेक्षा करना भी इतिहास में उपयुक्त नहीं बैठता है। इतिहास का एक कारण सहयोग भी है, ठीक है, निर्धारण में सहयोग तत्व की भी भूमिका रहती है, इसका भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। दूसरा आलोचना यह है कि मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। अब आप देखिए, जो भी मानवीय इतिहास का जो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, इनका जो कालक्रम है उसका निर्धारण इस तरह से आपने किया है, ये संभव नहीं है। क्या इसमें कोई अवस्था जरूरी है कि जैसा ये है उसी प्रकार से हुआ, मानवीय इतिहास का जो कालक्रम है उसी प्रकार से हुआ, ये जरूरी है, ये सत्यता है? ऐसा बिल्कुल संभव भी हमें दिखाई नहीं देता है। फिर उन्होंने इनकी जो विचार है उनकी आलोचना ये भी की जाती है कि राजनीतिक सत्ता का एकमात्र जो आधार बना है वो आर्थिक सत्ता नहीं है। राजनीतिक सत्ता की घोर उपेक्षा की है कि राजनीतिक सत्ता का जो आधार है वो केवल आर्थिक सत्ता ही नहीं है, बहुत कुछ अन्य पर निर्भर करती है। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है, आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला भी जा सकता है। जैसे आपको पता है लेजेस फेयर, हस्तक्षेप की नीति, तो ये भी यहाँ पर भी इस प्रकार के संबंध के दृष्टिकोण के संबंध में मार्क्स ने स्पष्ट नहीं किया है। फिर अंतिम के तौर पर देख सकते हैं कि इतिहास की धारा का राज्य समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। अभी इस बात की क्या गारंटी है कि आप कहते हो कि आदिम साम्यवाद से दास अवस्था आई, सामंतवादी, पूंजीवादी, सर्वहारा का अधिनायक दौर, फिर साम्यवादी आए और साम्यवाद पे आके राज्य विहीन हो जाएगा, शोषण विहीन हो जाएगा, वर्ग विहीन हो जाएगा, इसके आगे पर रुक जाएगा, आगे विकास नहीं होगा, ऐसा संभव है क्या? अरे जब हर अवस्था में बदलाव आते गए, उसका विकास होता गया, इस बात की क्या गारंटी है कि साम्यवाद की अवस्था के बाद में कोई विकास नहीं होगा या उसके आगे की स्टेप नहीं आएगी? इसका की कोई बात की गारंटी है क्या कि साम्यवादी अवस्था के बाद में अवस्था आने के बाद में फुल स्टॉप लग जाएगा, आगे कुछ ही नहीं होगा? ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी है कि इतिहास है वो हमेशा बनता, बिगड़ता, चलता, इनौरत कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए आप कहो कि नहीं एक राज्य भी समाज पे आके रुक जाएगा, अटक जाएगा, ये कहना बिल्कुल संभव नहीं है। क्या पता आगे कौन सी कंडीशन आएगी, कैसे क्या बदलाव होता है। तो ये पूरी तरह से अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने इनकी इस मानवीय इतिहास की आर्थिक व्याख्या की पूरी जो आलोचना की है, जो हमने अभी अध्ययन किया।